Hello everyone, myself Riyal Shah and I welcome all of you back to this session of Indian Contracts Act. Today we are going to study about consideration. अब जब हमने Contracts Act पढ़ा था तब we saw in detail about offer and acceptance, which is the first most important part of a contract, and today we are going to study about consideration. In this session, we are going to cover consideration as an essential element of any contract. Now, before we begin by understanding the definition which is provided in Indian Contracts Act, let us start by some basic examples. तो अब जो first example है वो है X buys iPhone for ₹80,000. तो इसमें consideration क्या हुआ? एक हो गया iPhone और दूसरा हो गया 18,000. सेकेंड है Y pays rent of ₹11,500 per month. तो इसमें एक कंसिडरेशन हो गया जो Y रेंट पे कर रहा है और सामने कंसिडरेशन हो गया वो जिस घर में रह रहा है. थर्ड इज Z हैंड्स ओवर हिज कोट टू ड्राई क्लीनर. तो अब इसमें कंसिडरेशन क्या हुआ? उसने उसका कोट दिया ड्राई क्लीनर को सफाई करने के लिए एंड उसके सामने ही विल पे हिम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. फोर्थ में म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस ग्रांट कर रहा है बस रन करने का. तो इसमें कंसिडरेशन क्या हुआ? लाइसेंस ग्रांट करना और सामने कंसिडरेशन क्या हुआ? लाइसेंस की जो फीस है वो. सो हमने जितने भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे, इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड दैट कंसिडरेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. It can be a value, it can be goods, it can be service, it can be any right or liability which is transfer. Consideration सिर्फ मनी फॉर्म में नहीं होगा, वो कोई भी अदर फॉर्म में हो सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हम एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडरेशन क्या क्या फॉर्म्स में होते हैं उसे डिफाइन किया गया है. सो द केस इज क्यूरी वर्सेस मीजा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that a valuable consideration may consist in some right, interest, profit or benefit which is accruing to one party or forbearance, detriment, loss or responsibility suffered or undertaken by the other. So to understand this in simple terms, a consideration can be कोई आपकी right या कोई आपका इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो आप दे रहे हो उसे आप कहेंगे एक्ट, या फिर आपकी कोई राइट या फिर आपका कोई प्रॉमिस जो आप गिव अप कर रहे हो एज अ कंसिडरेशन उसे आप कहेंगे एब्स्टिनेंस. तो ये एक्ट या फिर एब्स्टिनेंस मिलके जो है वो एक कंसिडरेशन को फॉर्म करता है. तो पॉजिटिव एक्ट और अ प्रॉमिस कि मैं कुछ करूंगी इज एन एक्ट, या फिर अ प्रॉमिस विच हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि मैं आपसे एक डील साइन कर रही हूँ, उस डील में आप मुझे 10,000 दे रहे हो, उसके बदले मैं जो है वो अपनी कोई एक राइट एक्सरसाइज नहीं करूँगी, यानी कि मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ नहीं करूँगी. तो वो जो नेगेटिव एक्ट हुआ उसको आप कहेंगे एब्स्टिनेंस. तो अब हम आगे जहाँ पे भी एक्ट और एब्स्टिनेंस वर्ड का यूज करेंगे उससे आपको इसी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वे में समझना है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन थ्रू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. तो सेक्शन 2D में जो कंसिडरेशन है उसको डिफाइन किया गया है. इट सेज दैट व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन और abstained from doing, does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing such act or abstinence is known as consideration. तो अब ये बेयर रीडिंग से हम जो है इस डेफिनेशन के 5 to 6 कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं एंड देन उन 5 to 6 पॉइंट्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे सो दैट हमें एक कंप्लीट नॉलेज आ जाए कंसिडरेशन के बारे में. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है at the desire of promiser. अब यहाँ पे हम ये जो promiser की बात कर रहे हैं, that promiser is same as offerer. The person who makes an offer in a contract or a person who promises to give the consideration or do an act or abstain from doing an act is the promiser here. अब एक
कंसिडरेशन वैलिड कब होगा? जब वो कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के डिजायर पे दिया गया है। इसको समझने के लिए देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग केस विच इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालरियो। चलिए अब ये केस को समझते हैं। इस केस में प्लेंटिफ जो है उसने कंस्ट्रक्ट किया एक हाउस या फिर मार्केट बोल सकते हो, लेकिन उसने खुद के डिजायर पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसने कंस्ट्रक्ट किया कलेक्टर के डिजायर पे। ठीक है, अब जो डिफेंडेंट है उसने एक शॉप परचेज की इस मार्केट में और उसके कंसिडरेशन में बोला कि मैं जितने भी गुड्स बेचूंगा उस पे जो कमीशन आएगा वो कमीशन मैं तुम्हें यानी कि प्लेंटिफ को दूंगा। अब ये बात हो गई कि हाँ ओके वो कमीशन देगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिफेंडेंट स्टॉप्ड पेइंग हिम कमीशन। अब जो है प्लेंटिफ जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं कि ये हमारा बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर डी यानी कि डिफेंडेंट इज नॉट फॉलोइंग, सो आई रिक्वेस्ट कोर्ट टू मेक हिम ईदर पे मी द कंपेंसेशन और द कमीशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एक कंसिडरेशन जरूरी है और एक कंसिडरेशन प्रॉपर कब होगा? जब वो प्रोमिसर के डिजायर पे हो। अब यहां पे जो मार्केट बना था क्या वो प्रोमिसर के डिजायर पे था? नहीं, इट वॉज एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन प्लेंटिफ को मिल रहा है क्या वो वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डिजायर है वो डिजायर था कलेक्टर का, ना कि प्लेंटिफ का। तो ये जो केसेस होते हैं इसमें ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो कंसिडरेशन है वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए एंड ना कि एट द डिजायर ऑफ सम अदर पर्सन। अब जो है वो है सेकेंड पॉइंट, यानी कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो हम किसको दे रहे हैं? या तो प्रोमिसी को दे रहे हैं या तो कोई और पर्सन को दे रहे हैं। अब इसमें हम दो जगह के लॉ स्टडी करेंगे, इंग्लैंड और इंडिया। अब इंग्लैंड में ना दो प्रिंसिपल्स कॉमन थे। फर्स्ट कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी को जाएगा, कोई और पर्सन को नहीं जा सकता। और दूसरा कि जिसको कंसिडरेशन दिया है यानी कि प्रोमिसी, सिर्फ वही कोर्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए केस फाइल कर सकता है, उसके अलावा कोई भी अदर पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता है। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमने जो है वो सेकेंड प्रिंसिपल को अप्लाई किया, यानी कि हम अगर प्रोमिसी को कंसिडरेशन दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी जिसे कंसिडरेशन दिया है वही एक कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्सिबिलिटी के लिए सूट फाइल कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी को मिलेगा कंसिडरेशन, वो जो है हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, यानी कि हम प्रोमिसी को या फिर प्रोमिसी के कहने पे कोई और पर्सन को भी कंसिडरेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक केस देखते हैं, वो है ट्वीजल वर्सेस एटकिंसन। अब इस केस के जो फैक्ट्स है वो थोड़े ट्विस्टेड है, तो आप ध्यान से देखना। ए और बी को करनी थी शादी, ही इज मेल एंड शी इज फीमेल। तो अब ए के जो फादर है वो और बी के जो फादर है वो एक अग्रीमेंट में आए कि हम जब शादी होगी तो इतना सम ऑफ मनी एक दूसरे को देंगे। करेक्ट? ये अग्रीमेंट जो था उसमें जो पार्टी कौन थे? मिस्टर ए एंड फादर ऑफ मिस बी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया था दोनों के फादर्स ने मिलके, बट पार्टी किसको बनाया गया था? मिस्टर ए को और फादर ऑफ मिस बी को। अब
एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो बी है, फादर ऑफ बी है, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मिस्टर ए गए कोर्ट में सूट फाइल करने कि भाई ये क्या है, प्रॉमिस किया था नहीं दिया। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी के लिए कौन स्यू कर सकता है, ओनली द प्रॉमिसी। यहां पे प्रॉमिसी कौन था, तो ही वॉज द फादर ऑफ मिस्टर ए। भले वो मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, भले वो कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट है वो मिस्टर ए को हो रहा था, उनके फादर को नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे सिंस प्रॉमिसी वॉज फादर ऑफ मिस्टर ए नाउ कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन आइज ऑफ लॉ। एनफोर्सिबिलिटी के लिए प्रॉमिसी यानी कि फादर को ही आना पड़ेगा, तभी ये हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए एक सूट फाइल कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया है सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, द डिफरेंस जो हम इंग्लैंड में फॉलो करते हैं और जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो ऐसा बोलता है, हैज डन और abstained from doing। इससे आपको इतना तो पता चल जाता है कि ये जो है वो पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब जो है हम इसको समझने के लिए दो चीज के बीच का डिफरेंस समझेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हम जो है दो एग्जाम्पल्स से उसका शुरुआत करते हैं। ये एक केस है, A wants to buy MacBook from B। ये स्टेटमेंट जो है वो कॉमन रहेगा। अब फर्स्ट केस में है A pays 1 लाख एंड B will deliver tomorrow, यानी कि A ने जो है वो 1 लाख रुपीज पे कर दिए हैं और B के साइड से कॉन्ट्रैक्ट बाकी है कि वो कल जो है वो मैकबुक डिलीवर करेगा। सेकेंड, A gets MacBook and after 5 days he either pay or return। A को जो है वो मैकबुक मिल चुकी है, अब वो पे या फिर रिटर्न द प्रोडक्ट आफ्टर 5 डेज करेगा। ये हो गया हमारा केस 2। अब जो केस 3 है वो ऐसा बोलता है, A pays नेक्स्ट वीक हेंस द डिलीवरी नेक्स्ट वीक, यानी कि जो दोनों साइड से कंसिडरेशन है वो अभी तक नहीं आई है। A ने भी अभी तक पे नहीं किया है और A को अभी तक मैकबुक भी नहीं मिली है। तो ये जो थर्ड केस है उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों साइड से पार्टी का कंसिडरेशन पे करना बाकी है वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन में आ जाएगा। और जो फर्स्ट दो केसेस है उसमें एक साइड से कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट केस में उसने 1 लाख रुपीज दे दिए एंड सेकंड केस में उसको मैकबुक मिल गई है, यानी कि एक पार्टी का जो कंसिडरेशन प्रॉमिस है वो फुलफिल हो चुका है, सेकंड पार्टी का बाकी है। तो इसको हम बोलेंगे, इन दोनों केसेस को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है वो हमारे पास एक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट का, द केस इज चामनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने एग्जैक्टली डिफाइन किया है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस। आई विल रीड आउट टू यू कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्ट फॉर अ प्रॉमिस। It is the act which forms the consideration. No contract is formed until and unless the act is performed. In executed consideration, the liability outstanding is on one side, जो हमने फर्स्ट दो केसेस में देखा था। While in executory consideration, जो केस 3 था, the liability is outstanding on both the sides. केस 3 में ना A ने अभी तक पे किया था और ना ही जो B है उसने उसको अभी तक मैकबुक दी थी। The contract is concluded as soon as promises are exchanged. Fourth point है does और abstains, और fifth point है promises to do और abstains। देखिए इसका मतलब सिंपल है, हमने जो फर्स्ट पास्ट कंसिडरेशन किया था ये हो गया कोई भी एक्ट या एब्सेंस जो मैं अभी यानी कि प्रेजेंट में कर रही हूं, और फिफ्थ पॉइंट का मतलब हो गया
कोई भी प्रॉमिस कर रही हूं मैं एक एक्ट करने का या एब्स्टिनेंस करने का इन फ्यूचर में, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक कंसिडरेशन का फॉर्म हो जाएगा। यानी कि एक कंसिडरेशन को फॉर्म करने के लिए या तो मैं कोई पास्ट कंसिडरेशन यूज कर रही हूं, या प्रेजेंट में कुछ करने का प्रॉमिस कर रही हूं, या फिर फ्यूचर में करने का मैं प्रॉमिस कर रही हूं। तो ऐसे एक्ट या एब्स्टिनेंस को जो है वो हम कंसिडरेशन बोलते हैं। अब जब हम ये 6 पॉइंट देखेंगे दैट सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो है ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन शुड बी एडिकेट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो कोर्ट है वो कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि आपका कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं। आप बीइंग पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक if the consideration which has been agreed upon it is adequate for you or not. Section 25 subclause 2 में clearly लिखा है कि जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से एंटर किया है, मियरली इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन अगर है तो हम उसको कभी भी वॉइड नहीं बोलेंगे। यानी कि कोर्ट कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वेट है या नहीं। इट इज ऑलवेज अपॉन यू टू डिसाइड इफ द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट। इसका मतलब ये कि आप कभी भी कोर्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए ये ग्राउंड नहीं ले सकते हो कि आपका जो कंसिडरेशन था वो एडिक्वेट था। अब जो सेकेंड है वो है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। अब ये रियल का मतलब क्या होता है, यानी कि इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। एग्जाम्पल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐसा बोलते हो कि मैं ये करूंगी अगर ये हुआ तो दैट डज नॉट होल्ड अ गुड वैल्यू। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। अब जो थर्ड है वो ऐसा बोलता है, जो आप एक्ट या एब्स्टिनेंस कर रहे हैं, इट शुड बी मोर देन व्हाट द प्रॉमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। इज ऑलरेडी बाउंड टू डू यानी कि या तो प्रॉमिसर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में है, या तो उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कुछ एक काम करने का, और वो सेम काम को वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एज ए कंसिडरेशन दे रहा है कि भाई मैं ये काम कर दूंगा, उसकी जगह पे तू मुझे इतने रुपए देगा। तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो काम एज ए कंसिडरेशन उसने दिया है वो तो उसको ऑलरेडी करना ही था, बिकॉज ऑफ सम एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन और बिकॉज ऑफ सम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। वही सेम कंसिडरेशन वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर सकता। अब हमने इन्फोर्सिबिलिटी पढ़ लिया, हमने ये समझ लिया कि कंसिडरेशन जो है उसके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। बट सिंस यू नो एवरीथिंग हैव एक्सेप्शंस, वी इवन हैव एक्सेप्शन टू दिस। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें वो वैलिड होगा। चलिए एक एक करके वो हम सिचुएशंस देखते हैं। फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं आपके फादर के साथ, stating you will gift your property in a contract to your father, providing he is not doing anything and he can take the ownership of the property after I die. This is the contract. Now during the year you are living, you get into a very big fight with your father and you say कि मुझे जो है ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपके नाम पे की है वो अब आपकी नहीं होगी, यानी कि आप ओनरशिप नहीं लेंगे। तो क्या फादर कोर्ट में जा सकते हैं ये बोल के कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसे वैलिड करने के लिए इसके 3 एसेंशियल्स है जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट, तो अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, द पीपल शुड बी इन नियर रिलेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पे तीनों चीजें फुलफिल है। मैंने अग्रीमेंट राइटिंग में भी कर दिया था, नियर रिलेशन भी है बिकॉज ही इज माई फादर, एंड ऑफकोर्स तब आई यूज्ड टू लव हिम एंड बिकॉज ऑफ द अफेक्शन आई प्रोवाइडेड हिम द mansion. So it comes under the exception of section 25 subclause 1. Hence the contract will be held valid. अब जो सेकंड है वो ऐसा बोलता है, promise to compensate for something which is already done.
सेक्शन 25 सब क्लॉज 2। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने मिस्टर बी का पर्स ढूंढा, मैंने उन्हें वो पर्स लौटा दिया। मिस्टर बी ने ऐसा बोला कि थैंक यू सो मच, आई विल गिव यू सपोज 20 rupees for that. So 20 rupees. I said okay. I waited for 5 days, 10 days, 20 days. He didn't. So I went to the court stating that इन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया था, अब ये जो है वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो मिस्टर जो बी है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं क्यों दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हुआ, ये तो मुझे कुछ दे ही नहीं रही है। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा। तो क्या कोर्ट इसे वैलिड हेल्ड करेगा? हाँ, 25 सब क्लॉज 2 के एक्सेप्शन में फिट आता है, लेकिन कब? उसके भी एसेंशियल्स है वो फुलफिल होने चाहिए। चलिए हम वो देख लेते हैं। पहला तो एक्ट ऑलरेडी पास्ट में हो जाना चाहिए। दूसरा कि मुझे प्रॉमिस मिलना चाहिए मिस्टर बी से कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा। थर्ड, वो प्रॉमिस वॉल्यूंटरी होना चाहिए। फोर्थ कि मैं जो एक्ट कर रही हूँ वो एक्ट को मुझे जो प्रॉमिस देने वाला है वो बंदा उस टाइम पे इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर बी वॉज अलाइव, ही वॉज इन एग्जिस्टेंस, हैंस दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट ऐसा बोलता है कि द एक्ट मस्ट बी डन फॉर द प्रॉमिसर, यानी कि मैं जो भी एक्ट कर रही हूँ वो एक्ट मैंने प्रॉमिसर के लिए करा होना चाहिए। जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है 25 सब क्लॉज 3 में। वो ऐसा बोलता है कि अगर मैं इन अ कंसिडरेशन एक टाइम बार्ड डेट को पे करने के लिए बोलती हूँ, दैट इज हेल्ड एज वैलिड। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर ए ओज मिस्टर बी ₹5,000, ठीक है, लेकिन अब वो जो क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप है ना वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो डेट है ना वो टाइम बार्ड हो चुकी है। लिमिटेशन एक्ट में आता है पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद जो है वो आप डेट को एक स्यू मतलब यानी कि कोर्ट में आके उस डेट का आप रिकवरी नहीं ले सकते। लेकिन आप वो सेम डेट को एज अ कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो ए और बी ने क्या किया, टाइम बार्ड डेट तो हो गई, बट अब उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो ए ऐसा बोलता है कि मेरा जो पिछला डेट था जो अब टाइम बार्ड हो चुका है 5,000 रुपीज का, वो मैं तुम्हें अब पे कर दूंगा। बी बोलता है ओके। बी ने कुछ कंसिडरेशन दिया, यहाँ पे नहीं दिया, इट वॉज ओनली अ प्रॉमिस फ्रॉम ए साइड। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो जी हाँ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल है, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 सब क्लॉज 3। अच्छा, हम सेशन को वाइंड अप करें उससे पहले एक क्विक एंड अ वेरी स्मॉल पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एजेंसी के लिए जब आप बनाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो दैट इज परफेक्टली वैलिड। सो दैट्स इट विद आवर सेशन। आज हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी कंसिडरेशन के बारे में। अपकमिंग जो सब्जेक्ट्स है उसमें हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टॉपिक है जो हम अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।